हेलो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, आपके बुक का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखिए ये पूरा चैप्टर आपको 3 हेडिंग में खत्म करेंगे। 3 हेडिंग पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग आपको पढ़ना है, सबसे फर्स्ट जो हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है आपको डेफिनेशन। यानी सबसे पहले आपको पढ़ना है इनकी डेफिनेशन क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। पहला आपको डेफिनेशन लेके चलेंगे। दूसरा नंबर सेकंड आपको पढ़ना है इनके टाइप्स, यानी इसमें जो टाइप्स, जिनके भी टाइप्स होते हैं उनके टाइप्स को पढ़ना है और उनके एग्जांपल को लेके चलेंगे। और नंबर थर्ड आपको पढ़ना है हाउ टू केमिकल रिएक्शन बैलेंस, यानी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करना सीखना है, यानी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजों को लेके चलेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 3 हेडिंग पढ़नी है आपको इस पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर पढ़ा के समझा देंगे सिर्फ केवल 3 हेडिंग में। क्या क्या पढ़ना है, पहला डेफिनेशन, दूसरा उनके टाइप्स और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखना है। पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लीजिए। अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो आप कहेंगे सर द वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले एक बेसिक बात जान लीजिए। बेसिक बात यह है, जैसे 2 रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है। ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्ट किया आपस में तो इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया सी एंड डी। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स और दे आर नोन एज रिएक्टेंट। क्लियर? जो रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो बनाते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया, यानी ए और बी ने रिएक्ट किया, इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया सी और डी। क्लियर? तो यहां पे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ड इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट। फिर समझिए, द वर्ड इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड देयर प्रोडक्ट। यानी हम जो बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, आपको कोई फार्मूला नहीं लिखना है। वर्ड इक्वेशन जो होता है, जो वर्ड इक्वेशन होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप शुरू यहीं से करिए कि सर द वर्ड रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कैसे हम बात करेंगे? जैसे सपोज करिए हमने आपसे कहा मैग्नीशियम, तो कोई आपको सिंबल नहीं लिखना है, कोई आपको फार्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम पूरा नाम लिख देना है। आपने कहा सर मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पे आपने मैग्नीशियम लिख दिया। फिर हमने कहा ऑक्सीजन, तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ये है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपने रिएक्ट करा दिया तो इन्होंने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये है ऑक्साइड। यहां पे मैंने पूरा का पूरा वर्ड इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि आपको वर्ड इक्वेशन, द वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एकदम याद हो गया, भूलना नहीं, यही लिख देना है कॉपी में, यही आपको आंसर लिखना है और यही आपको एग्जांपल दे देना है। कुछ भी नहीं करना, आपको कहना सर मैग्नीशियम ये वर्ड इक्वेशन है, एक एग्जांपल आप ये दे देंगे। सपोज करिए आपने लिखा हाइड्रोजन, आपने बोला हाइड्रोजन और फिर आपने बोला यहां पे क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे बन गया क्या? वाटर। यहां पे बन गया वाटर, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा वाटर। तो आपने वाटर को बोला जाता है क्या? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। वाटर का केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपने बोल दिया वाटर या आपने बोल दिया जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये वर्ड इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन जो होता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। The word equation of reactants and their product is known as chemical reaction. कंप्लीट हो गया? ये आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन याद हो गई। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, इक्वेशन तब आप बोलेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। फिर से याद करिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, यानी सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम सिंबल से जो रिप्रेजेंट करेंगे वही केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं है। आप बोलेंगे वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फिर आपको कहना है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। कुछ नहीं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा है ना, इसको आप जो सिंबल में दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं Mg। और हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा जो है यहाँ पे, क्योंकि ये डायटोमिक होता है तो यहाँ पे आपको 2 लेना होगा।
ये डायटोमिक मोनोटोमिक क्या होता है समझाएंगे, वैलेंसी में पूरी कहानी बताएंगे, अभी आप इतना समझिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा MgO, MgO2, तो O2 तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ टॉइस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। अभी मैं बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, हाउ टू बैलेंस लिखा है ना यहाँ पे, बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो ये था वर्ड इक्वेशन, इस वर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, वर्ड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंबल में। तो सिंबल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये जो सिंबल में कन्वर्ट किया है इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आप समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताइए, तो एकदम सिंपल डेफिनेशन बता करके आपको एग्जांपल दे देना। अब हाइड्रोजन की बात कर लें, देखिए सेकंड एग्जांपल यहां भी देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल जो है हाइड्रोजन की बात कर लें, तो आपने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लिख दिया। अगर आप बैलेंस अभी नहीं कर रहे हैं H2 + O2 तो भी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बनेगा H2O, वाटर बन गया, क्योंकि वाटर फार्मूला ये होता है। अब इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया वाटर। तो कहने का मतलब ये हमारा जो रिएक्शन यहाँ लिखा है वर्ड इक्वेशन ना, इस वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आपको डेफिनेशन पहला जो फर्स्ट था वो नंबर 1 खत्म हो गया। आपसे कोई पूछे डेफिनेशन पूरा बता दो बच्चों, उसको लिख डालो कॉपी में, याद कर लो, ठीक है। कैसे, कुछ टफ नहीं है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बाद फिर से मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर द वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट is known as chemical reaction and the symbolic representation of any chemical reaction is known as its chemical equation। यही आपको परिभाषा, यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब इसे हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे चलेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और हम लोग सेकंड पे चलेंगे। आप मुझे बताइए पूरा का पूरा चैप्टर जो है कितने खत्म करना है, 3 हेडिंग्स पढ़ाएंगे, 3 हेडिंग्स में आपको पूरा पूरा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये ध्यान से इसको देख लिया तो पूरा का पूरा एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट ही नहीं बचेगा आपके दिमाग में, आपको लगेगा समझ में आ गया एकदम, बहुत इजी है पूरा चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायो और पूरी फिजिक्स ये आपको समझा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत टफ नहीं कोई चीज। चलिए आते हैं नंबर सेकंड पे। तो नंबर सेकंड पे अगर हम आते हैं टाइप्स पे आ जाते हैं, तो टाइप्स पे आ जाते हैं तो केमिकल जो रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन आर ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको 10th लेवल में सिर्फ 5 पढ़ना है, सिर्फ 5 पढ़ना है आपको। पहले 5 का नाम याद करेंगे। नंबर फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट याद करिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखते जा रहे हैं रटते चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत टफ नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा याद कर लेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये नंबर सेकंड याद कर लेंगे, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। नंबर थर्ड पे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे नंबर 4 का नाम तो और आसान है, इसी को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो याद ही हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गया आपका नंबर, कौन सा हो गया, नंबर जो है 4 हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। और नंबर 5 की बात कर लेंगे तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों आपको याद कर लेना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत टफ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो लास्ट वाला है ना, इसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत टफ नहीं है, इसका नाम याद करना। देखिए रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ये जो ऑक्स लिखा है ये बना है ऑक्सीडेशन से लिया गया है, इसका ऑक्स लिया गया है, इसका रेड लिया गया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बना दिया गया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये 5 पढ़ने हैं, टाइप्स में 5 पढ़ने हैं, तो 5 की डेफिनेशन याद कर लेंगे और 5 के एग्जाम्पल याद कर लेंगे, तो आपको ये सेकंड वाला खत्म हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। अभी मैंने डेफिनेशन याद कराई आपको केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन की। अब हम टाइप्स पे चल रहे हैं, तो टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर ऑफ मेनली 5 टाइप्स, बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में अभी आपको 5 लेके चलना है। तो नंबर 1 कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर 5 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको याद हो गया। अब देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेगा तो आपको कह देना है कि सर व्हेन 2 आर मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जब 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा, यानी सपोज करो जैसे आपको मैं बता दूं कि ए है, बी है,
ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रिएक्ट किया और इन्होंने ए बी बना लिया। या आप कह सकते हो कि ए है, बी है और जो है सी है, इन्होंने रिएक्ट किया तो इन्होंने ए बी सी बना लिया। कहने का मतलब है कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट, चाहे दो लो चाहे दो से ज्यादा रिएक्टेंट लो, वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा। प्रोडक्ट एक ही बनेगा तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराएगा। इसका नाम ही है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन कर जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन आप कई टाइप्स की लिख सकते हो खुद से बना करके, ठीक है। तो डेफिनेशन आपने लिख दिया। अब इनके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल तो ये दे नहीं सकते हो, ये तो केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है। एग्जांपल जो आपको देना है वो इस तरीके का देना है। आप जानते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला बनाना बहुत आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता। कैल्शियम ओ से ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसको हम लोग जो है क्विक लाइम कहते हैं, आप लाइम लिख सकते हो। ये चूने का फार्मूला है और इसके बाद इसमें हमने वाटर मिला दिया। वाटर मिला दिया तो ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस बना देगा ये। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए CaO प्लस HOH हम ऐसे लिख सकते हैं। वाटर को HOH लिख सकते हैं। वाटर का फार्मूला H2O होता है ना, तो H2O ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो ये वाला H इससे मिल जाएगा तो OH बन गया। OH एक और है पहले से ही, इसका मतलब OH दो हो गए तो कैल्शियम एक है और OH दो हो गए तो OH आपने यहाँ ट्वाइस कर दिया। ये हो गया हमारा फार्मूला तैयार, ये बन गया प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब दो रिएक्टेंट ने इन्होंने आपस में कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा, ये तो लाइम था और ये हमारा स्लैक्ड लाइम हो जाएगा, यानी बुझा हुआ है। स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना है ये, ठीक है। ये वाला हमारा लाइम है और ये हमारा बुझा हुआ चूना है, तो स्लैक्ड लाइम हो गया। स्लैक्ड लाइम, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आप कह सकते हो कि सर इसके एग्जांपल और दे सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आप कह दो बर्निंग ऑफ कोल भी याद कर लो, या बर्निंग ऑफ जो है इस तरीके से याद कर सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल। अब देखो कोल का फार्मूला होता है कार्बन। बर्निंग जब कहीं लग जाएगा ना तो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना, कुछ मत करना, ऑक्सीजन रिएक्ट। यही पे बर्निंग की बात करेंगे केमिस्ट्री में, आप समझ जाना कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल बर्निंग कर रहा है तो ये बना लिया इन्होंने CO2, ठीक है। ये हो गया। या आप एक एक्शन और देख लो, आपसे कोई पूछे कि और एग्जांपल दीजिए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी देख लेते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और साथ में ऑक्सीजन है, इन दोनों ने रिएक्ट किया, इन दोनों ने कंबाइन कर लिया तो इन्होंने वाटर बना लिया, ठीक है। इसके अलावा अभी आप देना चाहो तो और दे सकते हो, बहुत टफ नहीं है। आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे 3H2, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो। इन दोनों ने कंबाइन किया तो इन्होंने बना लिया जो है 2NH3 यानी अमोनिया बना लिया। नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बना लिया। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपको जो है साथ में एग्जांपल भी याद हो गए, बहुत टफ नहीं है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको कहना है व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज, आपको कहना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका याद हो गया पूरा, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते चलेंगे, बहुत टफ नहीं है, इसको समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप बस हल्का सा ध्यान देंगे और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और यही मैं चाहता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा टाइम देना होता है, टीचर्स को टाइम थोड़ा सा देंगे ना तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा। और ऐसे ऐसे बेस्ट टीचर हैं जिनकी बात एकदम समझ में आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बस अब भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करना है। तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो है 1 बाय 1 करके केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब कवर कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बात आती है नंबर सेकंड की। हम लोगों ने नंबर पहला पूरा कर लिया है, अब नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। नंबर सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका नाम ही है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये जो है जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, यानी डीकंपोज करेगा। इसमें आप कह सकते हैं व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। यही बताना है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये कंबाइन करते थे, प्रोडक्ट एक बनाते थे। यहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो फिर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही लिख देना है, when one reactant breaks down into 2 or more than 2 products, this is known as decomposition reaction। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक छोटी सी बात और याद कर लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होते हैं। साइंटिस्ट ने इसको 3 टाइप्स का बता दिया है। पहला बता दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला ये बता दिया है साइंटिस्ट ने, ठीक है। और दूसरा बता दिया है उन्होंने, वैज्ञानिकों ने दूसरा बता दिया है कि आप जो है याद कर लेंगे फोटोलिटिक। कौन सा याद करेंगे? फोटोलिटिक। बहुत टफ नहीं है, देखिए नाम याद हो जाएगा, धीरे नाम रटेंगे फिर आपका काम ही होता जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड आप कह देंगे कि नंबर थर्ड है सर जो है इलेक्ट्रोलिटिक। कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको तीन जो है इसके याद करने। तीन किसके हैं? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे याद होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थर्मल मतलब होता है हीट, जब हम हीट दे करके रिएक्टेंट को तोड़ेंगे, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है उसको दो पार्ट में हम तोड़ते हैं, ठीक है, हीट दे करके। जब हीट अप्लाई करेंगे और हीट दे करके उसे तोड़ा जाए, उसे ब्रेक किया जाए, तो वहां पे जो बनेगा रिएक्शन वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। और ये है फोटोलिटिक, जब सनलाइट दे करके रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है, सनलाइट दे करके रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा फोटोलिटिक। फोटोलिटिक मतलब होता है सनलाइट, फोटो मतलब होता है लाइट की बात कर रहा है, तो ये सनलाइट दे करके डिकम्पोज किया जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि सर लाइट दे करके डिकम्पोज किया जाए रिएक्टेंट को, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पे समझ में आ ही रहा है आपको, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और रिएक्टेंट को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो हमारा जो है जो डिकम्पोजिशन होगा वो हमारा कौन सा होगा? ये वाला, थर्ड वाला होगा। अब इसके एग्जांपल ही देख लेते हैं फटाफट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है? थर्मल में आ जाइए, इसे आप याद कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, इसको हीट दिया गया, हीट का सिंबल होता है ये, आप हीट लिख भी सकते हैं। तो ये टूट जाएगा किसमें? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं लाइम बना लेगा, लाइम, और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2, ठीक है। देखिए CaO, तो यहां से एक O ले लिया इन्होंने, तो CaO, अब यहाँ CO3 था तो O ले लिया कैल्शियम ने, तो CO2 बच गया, तो यहाँ CO2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया किसका एग्जांपल? ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट के थ्रू हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ फोटोलिटिक की। तो फोटोलिटिक में क्या हो जाता है? आप ये समझो कि मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो कि एग्जांपल तौर पे हम बात कर लें फोटोलिटिक में, जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। आप ये समझो कि सिल्वर क्लोराइड है, 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको जो है सनलाइट में अगर हमने दिया, सनलाइट इसको देंगे तो ये क्या होगा? सनलाइट देते हैं तो ये टूट जाएगा, बहुत टफ नहीं है। सनलाइट इसको देंगे तो टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, 2Ag अलग हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन Cl2 डाइटॉमिक होता है, तो दो क्लोरीन यहाँ पे है, तो ये क्लोरीन अलग हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन, इस सनलाइट मिलने पे ये टूट जाएगा। तो ये हमारा फोटोलिटिक का एग्जाम्पल हो गया। दिस एग्जाम्पल इज नोन एज व्हाट? फोटोलिटिक एग्जाम्पल। तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन होगा ये फोटोलिटिक होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। ये बहुत आसान होता है। जैसे आप देखिए कोई भी एक साल्ट की बात करें, सपोज करिए हमने बात किया जो है सोडियम क्लोराइड की बात किया, 2NaCl। अब हमने इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिक करंट दिया हमने इसको, इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट की स्थिति में क्या होगा कि ये सोडियम अलग हो जाएगा, 2Na अलग हो जाएगा, और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है, Cl2। तो ये हमारा जो होगा ये क्लोरीन यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो 2Na अलग हो गया, ये आप प्लस हटा दो, अभी आपको वो नहीं पढ़ना, अभी आपको समझना है कि कैसे हुआ, बस ये समझिए 2Na अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, यहाँ पे 2Ag अलग हो गया, क्लोरीन अलग। इस तरीके का जो रिएक्शन होगा ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। ये इलेक्ट्रिक की वजह से पास हुआ। तो एक एक एग्जाम्पल आप तीनों का याद करो ना, तो आप लिख पाओगे अच्छे से, तीनों की डेफिनेशन आप जान ही गए हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन आपको पूरा याद हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए पहला आपको पूरा का पूरा लर्न हो गया। कौन सा लर्न हुआ? फर्स्ट आपको लर्न हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड आपको लर्न हुआ कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये पूरा याद हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो थे वो 3 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के थे? डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के थे। और नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको क्या कर लेना है, उसको रट लेना है, और बहुत ज्यादा टफ नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूं वो कैसे आसान होगा। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लूं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे आप ये समझो कि जैसे Zn दिया हुआ है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है, तो अब क्या, अब Zn ने क्या किया, कॉपर सल्फेट, कॉपर को हटा दिया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन से कॉपर को ही हटा दिया, यानी उसके घर में गया उसको ही हटा दिया, तो उसको हटा दिया, तो यहाँ पे वो बना लेगा जिंक सल्फेट, सल्फेट के साथ वो जुड़ जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर जो था वो अलग हो गया, जिंक सल्फेट बना लिया, SO4 होता है, ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप इतना समझ लो कि एक एलिमेंट जाएगा उसके सोल्यूशन से उसको हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा,
उसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, उसे रिप्लेस कर देगा, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन का है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, एक ही चीज है। फिर से एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए पीबी है और यहाँ पे CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है ना। तो कॉपर क्लोराइड है, तो पीबी ने क्या किया, पीबी ने जो है फिर कॉपर को हटाया, तो पीबी ने बना लिया PbCl2 और कॉपर अलग हो गया, कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। हम आयरन की बात कर लें, आयरन Fe, और यहाँ पे बात कर लें, इसके अलावा हम जो है सपोज करिए बात कर लें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है Fe के साथ रिएक्ट करा दिए, तो Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, और जब कॉपर को हटा दिया तो यहाँ पे बना लिया इन्होंने FeSO4, फेरस सल्फेट बना लिया, और इन्होंने जो है Fe यहाँ से जो कॉपर हट गया, ठीक है। बस ये आप जान लीजिए सारे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट के हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल या जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को हटाता है, तो वो जो एलिमेंट हटा रहा है ना, वो मोर रिएक्टिव होता है। आपको यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो जो एलिमेंट है वो किसको किसको हटा सकता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा सकता है, ठीक है। अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके ही सोल्यूशन से उसको हटा सकता है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स याद कर लेना है, वो बहुत टफ नहीं है। आपको याद करना, सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग सोडियम की, फिर बात करते हैं कैल्शियम की, फिर बात करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे बात कर लेंगे मैग्नीशियम की, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की, है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो ये सीरीज होती है रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसको याद करने के लिए आपको पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर आप एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। देखिए एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, लेड मतलब पीबी। लेड के बाद आप सीधा आ जाइए हाइड्रोजन पे, बहुत टफ नहीं है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, कॉपर के बाद आप सीधा आ जाइए किस पे, मरकरी पे और सिल्वर पे। मरकरी है और सिल्वर है और गोल्ड है, गोल्ड। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यानी अब एक आप कह सकते हैं कि जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। इसके नीचे वाला ये लाइन आ गई है, बहुत टफ नहीं, यहां से रटिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर के बाद मरकरी के बाद यहाँ पे सिल्वर के बाद गोल्ड। इस तरीके से आप लाइन से इसको याद कर डालेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टफ नहीं, आपने सीधा इसको यहाँ से याद कर लिया। ये रिएक्टिव सीरीज ये इंडिकेट करता है कि इसके नीचे का जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट उसको हटा देगा। अब देखिए कॉपर, मैंने देखिए यहाँ पे कॉपर और जिंक देखिए, तो कॉपर यहाँ पे है और जिंक इसके ऊपर है। जिंक इसके ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो लाइन है इसके नीचे है ना, तो कॉपर नीचे चला गया, तो कॉपर जिंक ऊपर है। अब देखिए इसको देखो, पीबी और सीयू देखो, तो सीयू यहाँ पे है और पीबी यहाँ पे है, यानी ये जो लाइन इसके नीचे गई है ना, इसका मतलब है सीयू नीचे गया होगा। तो सीयू नीचे है, तो जो नीचे रहेगा वो इजिली हट सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है, उसके सोल्यूशन से हटा देगा और फिर वो जो है बाहर हो जाता है। ये आयरन को भी देख लो, आयरन का यहाँ पे है, अब इसके नीचे ये लाइन ले जाएंगे, कॉपर उसके नीचे है, इसलिए इन लोगों ने कॉपर को हटा दिया। अगर मैं आपको ऐसा रिएक्शन दूं, सपोज करिए मैंने आपको ऐसा दे दिया, कोई एक रिएक्शन दे दिया, Na2SO4 दे दिया, सोडियम सल्फेट दे दिया, ठीक है। और इसको हमने फिर हमने बोल दिया कि भाई पोटेशियम से रिएक्ट करा दीजिए 2K, ये हमने रिएक्शन दे दिया और हमने कहा कि जो है पोटेशियम रिएक्ट करा दीजिए, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम ऊपर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे C है, ठीक है। चलो अब हमने कहा ये रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको कहना है कि सर यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सोडियम देखा है, सोडियम ऑलरेडी कैल्शियम से ऊपर है, तो सोडियम कैल्शियम है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ऊपर है ना, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मैग्नीशियम उसको हटा ही नहीं पाएगा, तो मैग्नीशियम कैल्शियम उसे हटा ही नहीं पाएगा, तो सोडियम से नीचे है कैल्शियम, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। अगर इसी जगह हम यहाँ पोटेशियम रख देते तो पॉसिबल हो जाता, वो K2SO4 बना लेता और सोडियम को रख देता। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं है, आपको डिकम्पोजिशन पहले याद हो गया था, डिस्प्लेसमेंट भी याद हो गया। डिस्प्लेसमेंट में पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, यहाँ सीरीज लिख दिया है, इस सीरीज से आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा लर्न कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की कहानी की, तो उसके आगे की कहानी नंबर 4 में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये तो और आसान आ गया, हमने कहा ना पेशेंस बना करके सुनते रहेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। और आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर जो है पूरा का पूरा याद हो रहा है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, थोड़ा टाइम ही तो देना है, और थोड़ा टाइम आपने दे दिया टीचर्स को, मैं आपको पहले ही बोला, थोड़ा सा टाइम दे दिया तो फिर आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, आपको जो है क्लास में आपका अभी जो भी रैंक बन रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे की रैंक आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी।
आपके गार्जियन भी खुश हो जाएंगे, आप तो ऑलरेडी नंबर 1 हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है परेशान मत होइए। अब हमने ये तैयारी कराना शुरू किया है, तो एकदम पूरा आपको जो है लेके चलेंगे। अब आप जरा यहाँ देखिए, हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसमें आपको कोई पूछे कहे सर एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। कहे सर एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है। आप बोलेंगे सर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, तो आयन का एक्सचेंज होता है इसमें। कैसे, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए सोडियम सल्फेट की बात कर लें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया। अब यहाँ पे Na2SO4 हो गया, तो बहुत टफ नहीं है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे देखिए BaCl2 है, BaCl2, ठीक है। अब ये दो रिएक्टेंट मैंने लिख दिया। अब ये दो रिएक्टर हैं, दे आर द रिएक्टेंट, ओके। अब इन्होंने रिएक्ट किया, ये देखिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, तो ये बना लेगा 2NaCl। भाई सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन में 2 है, तो NaCl तो बनना ही था, लेकिन 2 NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है बेरियम, तो बेरियम ने क्या किया, इस सल्फेट से रिएक्ट कर दिया, तो बेरियम BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन गया। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये बन गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुआ है। सोडियम यहाँ पे जब निकलेगा तो आयन के फॉर्म में निकलेगा, क्लोरीन जब निकलेगा तो क्लोरीन भी आयन के फॉर्म में निकलेगा। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है। तो ये यहाँ पे आयन जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने अपने आयन एक्सचेंज हो रहा है। इनका आयन इधर जा रहा है, इनका आयन इधर आ रहा है। इस तरीके से बेरियम पे जब 2 प्लस चार्ज आता है, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज आता है, तो बेरियम भी आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इस पर भी आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बना लेता है बेरियम सल्फेट, ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इन्होंने आयन एक्सचेंज किया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जांपल में ये दे देंगे, बहुत टफ नहीं है, एग्जांपल में ये आप दे देंगे उठा करके, आपका पूरा जो है डेफिनेशन भी सही हो जाएगी, साथ में आपका ये काम भी हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 5, लास्ट। देखिए लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, एकदम समझा देंगे, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होने देंगे। आपको आपके लेवल से थोड़ा ज्यादा बताएंगे ताकि आपको अपनी चीज क्लियर हो जाए पूरी। जब आपको लेवल से हल्का सा ज्यादा देंगे तो आपको एकदम क्या होगा कि अपनी चीज क्लियर हो जाएगी। और जहां जैसा लेवल होता है उस लेवल से थोड़ा ज्यादा हम पढ़ाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूं किसकी, नंबर जो है 5th की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में देखिए आपको कोई पूछे ऑक्सीडेशन, तो आप कहेंगे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी भी रिएक्टेंट से तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन समझिए, कोई पूछे ऑक्सीडेशन, सर ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है आपका CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें, सपोज करिए कि ऑक्सीजन निकलने की बात करें, अगर किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन निकल रहा है, जैसे हम बात कर लें कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की बात कर लें और हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब कॉपर ने क्या किया, ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा, ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा, ऑक्सीजन निकाल देगा। अब ये ऑक्सीजन लूज करेगा तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जाएगा H2 को सिलेक्ट कर लेगा, तो ये बना लेगा H2। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या याद किया आपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप देख लो इक्वेशन, यहाँ पे कॉपर है, सपोज करो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इन्होंने रिएक्शन किया तो इन्होंने बना लिया कॉपर ऑक्साइड, ये बना लिया, देखा ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, इनसे ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में आ गया, जुड़ गया, इनसे जुड़ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बस इतना ही बताना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एकदम यही याद कर लीजिए। आपसे पूछे कोई भैया एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, इनका दे दीजिए, वो एक्चुअल में ये दोनों एग्जांपल कॉम्बिनेशन के भी हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए कंबाइन कर रहा है दोनों। लेकिन अब बात आ रही है कि ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन, तो इस वजह से इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन यहाँ पे लूज किया। इसमें से देखिए कॉपर ऑक्साइड था पहले, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब है कि कॉपर जो है यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा। अब बात आती है कि यही सेम रिएक्शन अगर हम लिख दें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 लिख दें, आगे हम एरो बना करके गिव्स अबाउट यहाँ कॉपर प्लस H2O कर दें। अब इसी रिएक्शन में देखा जाए तो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है, कैसे हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था,
तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया और कॉपर में कन्वर्ट हुए, तो ऑक्सीजन लूज किया तो रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ये तो आप जान ही रहे हैं, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ने क्या किया, देखिए इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड किया। पहले हाइड्रोजन थे, बाद में ये वाटर में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड किया होगा, तो ऑक्सीजन को ऐड किया होगा तो ये हमारा बन गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा रिएक्शन है, ये वाला दूसरा जो रिएक्शन बताया हमने यहाँ पे, ये एग्जांपल आप रिडक्शन का भी दे सकते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के लिए दे सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दोनों, ये दोनों इसका भी एग्जांपल हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये ऐसा रिएक्शन है, दोनों प्रोसेस एक साथ में हो रही है। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन को याद रखिए। तो आपका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पूछेगा, आप लिख देंगे व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस टुगेदर, साथ साथ में होते हैं दोनों प्रोसेस मतलब साथ में होते हैं, एक ही रिएक्शन में होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ही रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, ऐसा याद करिए। ठीक है, तो आपको कहना है सर ये हमारा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स दूसरा भी खत्म हो गया, देखिए डेफिनेशन भी खत्म कर लिया और आपने टाइप्स भी खत्म कर लिया, पूरा का पूरा देखिए चैप्टर कैसा याद होता जा रहा है। अब बताइए लास्ट क्या बचा, हाउ टू बैलेंस, यानी बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना तो इतना आसान है ना कि आपको बस सीख लेंगे तो आप फटाफट रिएक्शन को बैलेंस करना समझ जाएंगे। बैलेंस करना तो इतना आसान है कि बहुत ज्यादा टफ है नहीं। आपको लगेगा कि यार ये सब चीजें तो बहुत आसान है, हम हाई स्कूल में तो इस बार 10th में हमारा नंबर जो है 90% से ज्यादा रहेगा और हमने पेरेंट्स को जो है खुश करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए हम मेहनत करेंगे और उनको जो है खुश करेंगे। आपको बस ये उद्देश्य बनाना है, बाकी आप पढ़ने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओझा सर कैंपस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ओझा सर कैंपस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यहाँ से अपने जो है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोशल समाज के लिए अपना नाम रोशन करना है। तो आपको बस पढ़ते चलना है, जो बताया जाए उस पर आप काम करते चलिए, बाकी हम तो हैं गाइडलाइन देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए बैलेंस कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस। पहले हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं BaCl2, इसके अलावा इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, और इसके अलावा हम बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का है, इसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। आप ये बताइए BaCl2 प्लस H2SO4 देख रहे हैं, तो अब इनको रिएक्शन करा देंगे तो आप कहेंगे सर ये रिएक्शन बना लेगा, क्या जानते हैं, Ba बना लेगा BaSO4, क्या बना लेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये बना लेगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना लेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना, ये बैलेंस है नहीं एक्चुअल में, इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में क्या करना है आपको, उस कॉलम में आपको एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, उसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और उसमें सबसे ऊपर आपको लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट या नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट ये आपको लिखना होगा। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ एटम, ये लिखना होगा इन LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ एटम इन RHS मतलब राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ये RHS हो गया। अब आपको क्या करना है, नोट कर लेना कौन कौन एलिमेंट है, पहले पूरे उसमें रिएक्शन में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए बेरियम है, आपने बेरियम लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है तो आपने क्लोरीन लिख लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया, और यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ सल्फर लिख लिया, और यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ आपने ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको डिवाइड कर लिया ऐसे यहाँ पे आपने लाइन खींच लिया, बहुत टफ नहीं है, लाइन ऐसे खींचते चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉलम बन गया। अब बात आती है कि कौन कितने हैं, LHS साइड में कितने एटम है, RHS साइड में कितने एटम है। तो LHS साइड में बेरियम की देखिए, बेरियम के एक ही एटम है, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, और उधर भी एक ही है तो यहाँ पे एक लिख लेंगे। अब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ 2 है, और वहां पे देखेंगे क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और वहां देखेंगे यहाँ पे एक ही है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और वहां पे हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सल्फर की, सल्फर यहाँ पे 1 है, और वहां देखें सल्फर वहां पे भी 1 है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या क्या बैलेंस है, क्या क्या बैलेंस नहीं है। तो आपने देखा कि बैलेंस जो है बेरियम बैलेंस है, यानी ये बैलेंस है, और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो आपने कहा कि क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो आप क्लोरीन को बैलेंस करना होगा, तो यानी अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। अब आप बताइए 2 से मल्टीप्लाई आपने LHS में किया है कि RHS में किया है,
आपने 2 से मल्टीप्लाई आरएचएस में किया है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई आरएचएस में किया है, तो जहां भी आरएचएस में जहां भी क्लोरीन होगा वहां आपको 2 लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही ध्यान देना होता है। आप मल्टीप्लाई किधर कर रहे हैं, आप एलएचएस में कर रहे हैं कि आरएचएस में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की आपको पूरी छूट होती है बैलेंस करने के लिए। बस ये ध्यान देना होगा कि आप एलएचएस में कर रहे हैं कि आरएचएस में कर रहे हैं। अगर आप एलएचएस में कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वो 2 वहां पे जो है वहां पे 2 लिखना होगा। अब देखिए आप आरएचएस में कर रहे हैं तो 2 लिखना होगा, या आप एलएचएस में करेंगे तो वहां वो लिखनी पड़ेगी। तो आपने आरएचएस में किया है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 नीचे नहीं लिखना है, 2 हमेशा आगे लिखना है। केवल ऐसा नहीं कि क्लोरीन में मल्टीप्लाई किया तो केवल क्लोरीन नीचे 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं, कभी नीचे नहीं लिखा जाता, हमेशा आपको आगे लिखना है। उस वो क्लोरीन जिसके साथ भी उससे मतलब नहीं है, आपको उसके आगे लिखना है, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आपको आगे लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी अपने आप हो गया, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ही तो है। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको, ये हाइड्रोजन ये है आरएचएस का, यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 से अपने आप हो गया। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये आपने कर दिया। तो आपने कहा कि सर ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, आपने सिर्फ क्लोरीन को लेकर मल्टीप्लाई किया और देखिए हाइड्रोजन अपने आप हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है मल्टीप्लाई आप करते हैं और दूसरा वाला अपने आप वहां पे ऑटोमेटिक हो जाता है बैलेंस, और कभी कभी ऐसा होता है मल्टीप्लाई आपने किया तो एक को बैलेंस करने के लिए किया, दूसरा पहले बैलेंस था लेकिन वो बिगड़ जाता है, फिर उसको हमें लेफ्ट में भी बैलेंस करना होता है। तो वो सीखते सीखते आएगा, बहुत टफ नहीं। ये रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया। अब देखिए रिएक्शन क्या बन गया, अब पहले जो रिएक्शन था वहां पे 2 नहीं था, ये जो 2 लाया हमने 2 ये बाद में आया, इसका मतलब है कि रिएक्शन अब जाके बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बराबर यहां मिल रहा है तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। हम आपको एक एग्जांपल और समझा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ये तो बेरियम क्लोराइड का था, ठीक है, एक एग्जांपल और समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप इजी जो है रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्या होना चाहिए, बस इक्वल होना चाहिए। बस आरएचएस और एलएचएस में एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ समान होना चाहिए। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत टफ बैलेंस करना नहीं, इसमें आप मल्टीप्लाई करने की पूरी छूट होती है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने दे दिया, सपोज करिए NaOH दे दिया, H2SO4 दे दिया, NaOH दे दिया, H2SO4 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया रिएक्शन। अब ये बना लिया इन्होंने क्या, इसको आप समझ लो कि जैसे हमने बना दिया Na2SO4 बना दिया, Na2SO4 बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे Na2 ये Na है और SO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये बचा H2O, यहाँ पे HOH बता दिया, यानी H2O पानी बना दिया, ठीक है। इस रिएक्शन करना बहुत टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस अभी नहीं है, अभी आपको बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया था। उस हिसाब से पहले आप एक चार्ट बना लेंगे। उस चार्ट में आप 3 कॉलम जानते ही हैं, बना लेना। और 3 कॉलम बनाने में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड ये लिख लेना। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन आरएचएस, इन एलएचएस, पहले एचएस को लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम इन आरएचएस, ये 2 चीज लिखते हैं, बहुत टफ नहीं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, सोडियम है, इसके बाद ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, लिख चुके हैं, और सल्फर यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। ये हो गया हमारा, ऑक्सीजन ऑलरेडी लिखा हुआ था तो ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। 4 एलिमेंट लग रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये 4 ही लग रहे हैं, उधर भी वही होंगे। अब ये 4 के ही उसमें बैलेंस करना है, बहुत टफ नहीं, बस ये लास्ट रिएक्शन है, आपको समझा देता हूँ, बहुत टफ टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो आपने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है, पहले हम लोग लिखा कितना है सोडियम जो है, ये इधर पूरे रिएक्शन में लेफ्ट साइड में देखिए 1 ही है, 1, उधर देखेंगे तो वहाँ 2 मिल रहा है सोडियम, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे O कितने हैं, O जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 5, ऑक्सीजन 5 हो गए। और हम बात करते हैं उस साइड की, तो यहाँ पे 4 हैं और वहाँ पे 1, वहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 5 है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 हैं और वहाँ पे 1 है, वहाँ पे 5 हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 3 हो गए। और अगर हम बात करें उधर हाइड्रोजन की, ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1, 2 1 3 हो गया। और वहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 2 ही है और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, तो आपने कहा सर यहाँ पे 2 है, ये हो गया 2। और हम बात करें सपोज करिए कि यहाँ पे सल्फर की, सल्फर जो है ऑलरेडी कितने हैं, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे 1 है और कहीं सल्फर तो है नहीं, और वहाँ भी सल्फर 1 है। आइए देखते हैं कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कौन सा बैलेंस नहीं है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर 2 ही बैलेंस हैं, बाकी बैलेंस नहीं है। तो पहले हम बैलेंस करते हैं सोडियम को। सोडियम बैलेंस करना है तो हमें एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप बताइए 2 से मल्टीप्लाई करना है एलएचएस में, तो इसका मतलब 2 कहाँ लिखेंगे, 2 आगे लिखेंगे ना हम। और जब 2 आगे लिखेंगे, 2 आगे, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया 2Na, Na तो 2 हो गया,
Na तो 2 हो गया, मान लीजिए 2Na हो गया। लेकिन अभी देखिए ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन कितना, अब यहाँ पे 2 हो गया, ये ऑक्सीजन 2 के लिए भी हो गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया, तो यानी ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 4, अब ऑक्सीजन यहाँ टोटल 6 हो चुके हैं। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 यहाँ पे हो गए, 4 वहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी 6 हो चुका है, देखना है 2, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा ये है 2 ये है, और 2 4 हो गए, 2 4 हो गए ना, तो यहाँ भी +1 हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि उधर बैलेंस नहीं है, उधर क्या बैलेंस नहीं हुआ, उधर जो है हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 2 ही है, इसका मतलब यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपने 2 मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन में, किधर किया, RHS में किया, तो RHS में किया है तो आपको RHS ये है ना हाइड्रोजन यहाँ लिखा है, तो आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया, तो 2 यहाँ पे 2 हो गया, 4 यहाँ पे 6 हो गया, यानी 1 बढ़ गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, और वहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए तो बैलेंस हो गया, आप देखें ना 2 सोडियम ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6, वहाँ पे 6, और यहाँ पे ये 4, वहाँ भी 4, और सल्फर यहाँ पे 1, देख बैलेंस हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते वो बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिक। तो बहुत टफ नहीं है, टफ से टफ रिएक्शन आ जाए बैलेंस करने को, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो पूरा का पूरा आपको जो है बैलेंस हो जाएगा। हमने आपसे कहा ना 3 हेडिंग पढ़ाएंगे, और तीनों हेडिंग में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये चैप्टर 1 ओवरऑल आप यहाँ पे जाके खत्म होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। इतना आप सभी पढ़िए, समझिए, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।